कभी लगता था हमारा ये रिश्ता मेरी इन सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज बस एक आदत बन गया है। ये कहानी रिया की है। रिया एक बेहद खूबसूरत शादीशुदा महिला थी और उसका पति आर्मी में था। रिया घर में अकेले रहती थी। घर में बाकी कोई नहीं था जो उससे बात करे। रिया को 5 साल से अकेले ही जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। उसे हमेशा खालीपन खाता था। इतनी सुंदर रात, पूरे शहर में चांदनी फैली है, पर फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। ये रातें ये रातें मुझे जैसे अंदर ही अंदर निगल सी रही हैं। अगले दिन रिया कैफे जाती है। ये रिया के लिए सबसे खास कैफे था, क्योंकि यहीं रिया और उसके पति की पहली मुलाकात हुई थी। उसे जब भी अकेलापन खाता था तो वह उसी कैफे में जाके बैठ जाती थी। यहाँ सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन रिया यहाँ अकेले बैठी है, बस अकेलापन महसूस कर रही है। वो इतनी गहरी सोच में बैठी थी कि वो ये तक भूल गई थी कि उसके पास रखी कॉफी तक ठंडी हो गई है। तभी उसे एक आवाज आती है। अगर मैं कहूँ कि आपकी कॉफ़ी सामने रखे रखे ठंडी हो गई है और अब आपको इसे पी लेना चाहिए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तभी रिया ऊपर मुंह करके देखती है। सामने एक अजनबी खड़ा था, लंबा चौड़ा आदमी और चेहरे पर मुस्कान लिए। ओह सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं बस जाने ही वाली थी, आप बैठ जाइए। पहले अपनी कॉफ़ी तो ख़त्म कर लीजिए। हाय, माई सेल्फ करण। और आपका नाम? सॉरी, मैं आपको जानती नहीं और मैं अनजान लोगों से बात भी नहीं करती। हाँ, तो आप मुझे जानना चाहेंगी? उसकी आवाज में गहरी सादगी और एक अलग आत्मविश्वास था। रिया भी थोड़ी आकर्षित होती है और दोनों के बीच ढेर सारी बातें होती हैं। क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं अगर आपको सही लगे तो? ठीक है, मैं सोचूंगी। और क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? रिया थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए। फिर रिया वहां से घर चली आती है। रिया फिर से रात में अपने घर की बालकनी में आती है। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी, लेकिन फिर भी रिया के दिल में एक गहरी बेचैनी थी। पर आज एक अजीब सा सुकून भी था। किसी से बात करके उसे आज अच्छा सा लगा। रिया के पति को गए हुए 6 महीने हो गए थे और रिया को ये खालीपन काट रहा था। न कोई बेसब्र करने वाला स्पर्श, न कोई अधूरी चाहते जो पागल कर दे। सब कुछ ठंडा सा सामान्य था, क्योंकि उसका पति उसके साथ न होकर बॉर्डर पर था। पर आज उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ नया होने वाला है। रिया करण के बारे में सोचती है। उलझन और चाहत की मिला-जुला संगम। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। तभी रिया टेबल से फोन उठाती है। अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था। क्या हम कल मिल सकते हैं? सेम टाइम, सेम लोकेशन? रिया समझ जाती है कि ये करण का ही मैसेज है। वो मैसेज पढ़कर रिया का दिल जोरों से धक-धक करने लगता है। वह फोन रख देती है, पर उसके दिल में हलचल होने लगती है। मैं ये क्या कर रही हूँ? ये सब गलत है। अगले दिन रिया वक्त से पहले ही आ जाती है। वह घबराई हुई थी, पर अंदर ही अंदर एक अनकही चाहत महसूस कर रही है।
रिया ने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने कदम पीछे कर ले, लेकिन उसकी बेचैनी फिर से उसे उसी रास्ते पर ले आई। तभी वह देखती है सामने वही शख्स खड़ा है। वह धीरे-धीरे रिया की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में तूफान भरा हुआ है। एक तरफ उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ उसके भीतर दबी इच्छाएं। तभी अचानक करण उसके करीब आता है और उसके कान में फुसफुसाता है। अगर तुम चाहो तो हम प्राइवेट कैबिन में बैठ सकते हैं, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिया करण के साथ प्राइवेट कैबिन में चली गई। अंदर जाते ही करण ने रिया को कस के पकड़ लिया। अगर तुम्हें गलत लगे तो मैं अभी दूर हो जाऊंगा। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी गर्म गर्म सांसें उसकी आंखों को छू रही थी और उसकी उंगलियां उसके कमर पर फिसल रही थी। उसके भीतर एक आग जल उठी थी, एक चाहत जो अब काबू से बाहर थी। रिया जानती थी कि वह एक ऐसे रास्ते पर आ गई है जहां से वापस आना अब मुश्किल है। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंख में आंख मिलाती रही। तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हें इस एहसास की सख्त जरूरत है? रिया ने सर झुका लिया, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। रिया की सांसें तेज हो गई। वो उसके और करीब आया और उसकी गर्दन पर हाथ फिराते हुए कहा। तुम चाहो तो रोक सकती हो, लेकिन क्या तुम सच में रुकना चाहती हो? वो कुछ ना कहती। रिया ने करण को कस के पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे की प्यास मिटाने लगे। रिया रात को बेड पे लेटी थी, पर वो अभी भी वह स्पर्श महसूस कर रही थी। उसकी सांसों में अभी भी वही गर्मी बाकी थी, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या उसने कुछ गलत किया था? ये सब सोचते सोचते अगली सुबह होती है। तभी रिया के फोन पे मैसेज आता है। गुड मॉर्निंग बेब, कल का दिन बहुत ही खास था। तभी घर का दरवाजा खुलता है और अपने पति को यूं सामने देख रिया के होश उड़ जाते हैं और जल्दी से वह अपना फोन नीचे रखती है। क्या हुआ रिया, तुम थोड़ी बदली बदली क्यों लग रही हो? मेरे आने से तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रिया जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी। उसका पति उसे बाहों में भरता है, पर रिया कहीं और खोई थी। शाम के समय रिया तैयार हो जाओ, हम रेस्टोरेंट चलते हैं जहां हम अक्सर जाते थे। रिया साधारण सी बनकर जाती है। वो कहीं गुम थी। विराज उसकी इस खामोशी को देख कुछ समझ नहीं पा रहा था। रिया तुम कुछ परेशान हो क्या? तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप इतनी जल्दी आए। विराज और रिया घर वापिस आ जाते हैं। न रिया कुछ बताती है और ना ही विराज कुछ दोबारा पूछता है। और अगले दिन करण का मैसेज आता है। हे बेब, हम मिल सकते हैं आज? रिया सहम सी जाती है, पर उसके चेहरे पे मैसेज देख मुस्कान आ जाती है। रिया करण से मिलने जाती है। उसकी मुलाकात सीधे पुराने कैबिन में होती है और करण रिया के ऊपर टूट पड़ता है और दोनों अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। और यहाँ विराज रिया का इंतजार करता है। रात को 10 बज जाते हैं। रिया कहाँ गई थी तुम? रिया कुछ ना कहती। रात को रिया सो जाती है। विराज को नींद नहीं आती। अगली सुबह जब रिया की आंख खुलती है तो विराज बिस्तर पे नहीं था। रिया देखती है कि टेबल पर एक लेटर रखा है। मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। मैं जल्दी आऊंगा। रिया अंदर ही अंदर खुश हो गई थी। तभी करण का मैसेज आता है। हे बेब, गुड मॉर्निंग। आज मिले? हाँ, क्यों नहीं। बाहर नहीं, घर आ जाओ।
घर पे मैं अकेली हूँ। मैसेज पढ़ के करण तुरंत रिया के घर पहुंचता है। रिया को सामने देख करण रिया को गले लगाता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी तड़प मिटाने लगे। तभी अचानक बेडरूम का दरवाजा खुलता है। सामने विराज खड़ा था। अब विराज के मन में कोई सवाल नहीं था। हुआ वही था जो विराज ने रात भर सोचा था। हुआ ऐसा था, जब रिया सो गई थी, रिया के मोबाइल पर मैसेज आया हुआ था, गुड नाइट बेब का, जिसे पढ़ विराज के होश उड़ गए थे। वो रात भर सोचता रहता है, फिर वह प्लान बनाता है रिया को रंगे हाथ पकड़ने का, जिसमें वो सफल भी हो गया है। रिया को कुछ ना समझ आया, वो क्या करे। थैंक यू रिया फॉर एवरीथिंग। ये डिवोर्स पेपर है, इस पर सिग्नेचर कर देना। विराज वहां से चला जाता है। फिर करण भी वहां से चला जाता है। अगले दिन रिया करण को फोन करती है और करण का फोन स्विच ऑफ आता है। वह कैफे जाती है और वहां उसके बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि अरे मैम, वो लड़का वो कई लड़कियों को इस तरह फंसाता है और आप नई नहीं है। वो हर लड़के के साथ ऐसा ही करता है। रिया विराज को फोन करती है। विराज भी फोन नहीं उठाता।